हम आपको अलग अलग खबरें विस्तार से बताएं, उससे पहले 4 तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है, जिससे आप जान सकेंगे कि आज सुर्खियों में कौन कौन सी बड़ी खबरें रहने वाली हैं। देखिए, तो ये सबसे बड़ी खबरें हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। सीएम योगी करेंगे उद्घाटन, उनका गोरखपुर का दौरा है 2 दिवसीय। इससे पहले भाजपा कार्य समिति की बैठक होनी है। और देखिए, महिलाओं को लेकर क्या नया फरमान आया है। नाइट शिफ्ट महिलाओं की नहीं होगी, ये बड़ी जानकारी। और देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी परवान पर है। आज उम्मीदवारों की घोषणा हो सकती है। और देखिए, आज थमेगा चुनाव प्रचार उत्तराखंड में। उपचुनाव होना है चंपावत की सीट को लेकर और आज प्रचार प्रसार का शोर थम जाएगा। इन 4 बड़ी खबरों पर जो भी अपडेट होगा वो आप तक पहुंचाएंगे विस्तार से। इन खबरों की डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। महिलाओं को लेकर के यूपी सरकार का बड़ा फैसला आया है। देखिए, कामकाजी महिलाओं की शिफ्ट को लेकर एक अधिसूचना आई है, जहां महिला कर्मचारी की सहमति के बिना शाम 7 बजे के बाद ड्यूटी नहीं लगा सकते हैं। ये फरमान सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर्स पे लागू होगा। अगर ड्यूटी लगानी हो तो महिला कर्मचारी से लिखित सहमति लेनी होगी। तो देखिए, ये बड़ा परिवर्तन है, एक बड़ा फैसला है सरकार की ओर से। महिला सुरक्षा को लेकर के एक क्रांतिकारी कदम कहेंगे इसे, जहां पर पहले आपको कंसेंट लेना होगा, आपको परमिशन लेनी होगी कि महिला अपने आप को कंफर्टेबल पाती है इस शिफ्ट के लिए, तभी आप उसकी शिफ्ट लगा पाएंगे। सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है। देखिए, शाम के 7 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक महिलाएं ड्यूटी नहीं कर सकती हैं। ये आदेश जारी कर दिया गया है। देखिए, यूपी विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत हासिल करने के बाद यूपी बीजेपी की कार्य समिति की पहली बैठक आज लखनऊ में होनी है। सरकार और संगठन के बीच समन्वय बनाने के लिहाज से ये मीटिंग अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक में चुनाव की उपलब्धियों के साथ साथ कहां कमी रह गई, कहां पर खामियां रही, उन पर भी विस्तार से मंथन होगा। और साथ ही आगामी महीनों में होने वाले निकाय चुनाव की रणनीति पर भी कार्य योजना पर चर्चा होगी, विस्तार से बातचीत होगी। पार्टी के बड़े नेताओं और पदाधिकारियों की मौजूदगी में दिन भर चलने वाली इस बैठक में आगे की राजनीति के साथ साथ राजनीतिक प्रस्तावों पर भी बात की जाएगी, प्रस्ताव भी पास किए जाएंगे। बिल्कुल, आज सुबह 10 बजे अटल बिहारी वाजपेयी साइंटिफिक सेंटर में इस बैठक की शुरुआत होगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दोनों डिप्टी सीएम, पार्टी के कार्य समिति के सभी सदस्य शामिल होंगे। कार्य समिति की बैठक में निकाय चुनाव पर भी रणनीति तैयार की जाएगी, उस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही मोदी सरकार के 8 साल पूरे हो गए, उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाना है, इसकी भी योजना बनेगी। 2014, 17, 19 और 22 के चुनाव में प्रदेश भर में 25,000 ऐसे बूथ हैं जिन पर पार्टी का प्रदर्शन अपेक्षित नहीं रहा है। उन्हें मजबूत करने की कवायद होगी। पार्टी ने तय कर लिया है, अगले 3 महीने में यूपी के हर जिले में अधिक रैली करके उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी। इसके अलावा मंत्रियों, सांसदों, विधायकों और पदाधिकारियों का बूथ पर 75 घंटे का प्रवास कार्यक्रम सरकार चला करके योजनाओं के लाभार्थियों तक पहुंचने की एक योजना है। ये तमाम चीजें होने वाली है इस बड़ी बैठक में। रणनीति ही रणनीति होगी, जिस पर मंथन और चर्चा होने वाली है। और माना यह जा रहा है कि बहुत जल्द यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का भी ऐलान बीजेपी कर सकती है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद वर्तमान अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह योगी सरकार में मंत्री बन गए हैं, आप जानते हैं। और ऐसे में एक व्यक्ति एक सिद्धांत के तहत बीजेपी को नए व्यक्ति को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी देनी है। चर्चा इस बात की है कि 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए पश्चिम से आने वाले किसी ब्राह्मण चेहरे को जिम्मेदारी दी जा सकती है। हालांकि जाट या दलित नेता को भी मौका मिल सकता है, इस पर भी मंथन हो रहा है। साथ ही देखिए, यूपी बीजेपी सरकार और संगठन में समन्वय को मजबूत करने पर भी खास तौर पर योजना बनाकर काम कर रही है। आगे बढ़ेंगे। देखिए, केंद्र में मोदी सरकार के 8 साल पूरा होने पर बीजेपी बड़ी तैयारी कर रही है। जनता तक सरकार के 8 साल के कामकाज को पहुंचाने का प्लान है और इसे तैयार किया गया है। खबर यह है कि 30 मई से 14 जून तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण कार्यक्रम किए जाएंगे। और बताया तो यह भी जा रहा है कि 31 मई को पीएम मोदी शिमला में सरकारी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 11 करोड़ किसानों के खाते में अगली किस्त भेजेंगे। इसके अलावा 75 मंत्री 75 जगह पर कार्यक्रम करेंगे। इतना ही नहीं, 15,734 मंडलों में भाजपा कार्यक्रम करने की तैयारी में है। इसके अलावा 1 और 2 जून को भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री केंद्र में भाजपा के 8 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिनवाएंगे। तमाम पदाधिकारी 15 दिन तक देश भर में कार्यक्रम करेंगे।
मौके को बेहद खास बनाया जाना है, योजनाओं को जन जन तक पहुंचाना है, ये तमाम चीजें हैं। देखिए, सुबह सपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भाजपा की तारीफ की है। ये बड़ी जानकारी है। ओपी राजभर ने भाजपा के चुनावी प्रबंधन को सराहा है। 24 घंटे चुनावी मोड में रहती है भारतीय जनता पार्टी, ये ओपी राजभर कह रहे हैं। कमरे में रहते हैं अखिलेश, मायावती, सोनिया, ये राजभर ने तंज भी कसा है। हमें कमरे से निकल करके जनता के बीच जाना ही होगा, ये वक्त की दरकार है, ये ओपी राजभर कह रहे हैं। इतना ही नहीं, राजभर ने यहां तक कह दिया कि भाजपा के 24 घंटे चुनावी मोड में रहने की वजह से ही 37 साल बाद किसी दल की सरकार रिपीट हुई है उत्तर प्रदेश में। राजभर ने कहा कि जो मेहनत कर रहा है उसकी प्रशंसा तो कोई भी करेगा और करनी ही चाहिए। हमारे साथ इस समय सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी है, उन्हीं से बात करते हैं। अध्यक्ष जी बताइएगा, एक बयान आपका सामने आ रहा है, मुख्यमंत्री जी की बड़ी तारीफ कर रहे हैं आप। क्योंकि 4 साल समाजवादी पार्टी की सरकार थी, 4 बार बसपा की सरकार थी और कांग्रेस की तो कई बार सरकार थी। जो काम इन लोगों ने सरकार में रहते हुए नहीं करा पाया, वो काम भारतीय जनता पार्टी ने 6 साल में किया। कि 6 साल में सरकार ने एक थाने पर बैनर लगा दिया, बैनर लगा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का आना सख्त मना है। थाना प्रभारी, ये किसी सत्ता पक्ष में, किसी सरकार में ऐसा बैनर किसी थाने पर नहीं लगा। ये साफ जाहिर होता है कि जब सत्ता पक्ष के लिए दरोगा बैनर इसे लगा सकता है तो विपक्ष का क्या सुनेगा। और भारतीय जनता पार्टी, चाहे मोदी जी हों, चाहे योगी जी हों, चाहे पूरी भारतीय जनता पार्टी, ये 24 घंटा चुनावी मूड में रहते हैं। सदन चल रहा है, योगी जी सदन छोड़ के चले गए उत्तराखंड चुनाव प्रचार में, है ना। वो लोग हमेशा 24 घंटा चुनाव मूड में रहते हैं। वो सारे चुनाव, वो 24 की चुनाव की तैयारी में हैं। तो जो मेहनत कर रहा है तो उसकी तो प्रशंसा कोई भी करेगा। देखिए, एक समय था कि कांग्रेस के नाम पर लोग वोट देते थे, टिकट मिल जाता था तो समझ लीजिए कि जीत गया। अब आज कांग्रेस का क्या हाल है। एक दौर था कि उत्तर प्रदेश में 19 साल लगातार कभी बसपा तो कभी सपा, कभी सपा तो कभी बसपा। लेकिन आज 37 साल के बाद सरकार दोबारा रिपीट क्यों की? उसके पीछे की भारतीय जनता पार्टी 24 घंटा चुनावी मूड में रहती है। और पार्टियां, चुनाव बीत गया तो झोला झक्कड़ उठा के घर में सुत गए। तो सोने से नहीं होगा, घर से निकलना पड़ेगा, जनता के बीच में जाना पड़ेगा। कैमरा सहयोगी जितेंद्र के साथ शैलेश अरोरा, एबीपी गंगा, लखनऊ। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि भाजपा आज राज्यसभा उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम सामने आ सकते हैं, ये बड़ी खबर है। 31 जुलाई को राज्यसभा नामांकन का आखिरी दिन है, अंतिम दिन है। नाम कौन कौन से सामने आ रहे हैं जिन पर चर्चा है? शिव प्रताप शुक्ला, लक्ष्मीकांत वाजपेयी। सूत्रों से पता चल रहा है कि आरपीएन सिंह, जफर इस्लाम, सुरेंद्र नागर को भी प्रत्याशी बनाया जा सकता है। इसके अलावा राधा मोहन दास अग्रवाल, संजय सेठ, प्रियंका रावत भी हो सकती हैं प्रत्याशी। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है। लेकिन इस पर मुहर इंतजार कल था और आज भी इंतजार रहेगा कि कब लगती है, क्योंकि इन नामों के चर्चे तो हैं, लेकिन घोषणा कब होगी? देखिए, आज कार्य समिति की बैठक भी है। कल कयास लगाए जा रहे थे कि नाम सामने आएंगे, लेकिन आज ये बताया जा रहा है कि 8 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान हो सकता है। राज्यसभा चुनाव के उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के बाद बीजेपी विधान परिषद के उम्मीदवारों के नाम का भी जल्द ही ऐलान करेगी, ऐसी खबर है। क्योंकि 2 जून से विधान परिषद की सीटों के लिए नामांकन शुरू हो रहा है और विधान परिषद की 13 सीटों पर वोटिंग होनी है। 13 सीटों में से बीजेपी 9 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। लिहाजा सभी उम्मीदवारों के नाम का जल्द ऐलान भाजपा कर देगी। कोर कमेटी में चर्चा होने के बाद नामों का पैनल अलगमान को भेजा जाएगा। हालांकि वर्तमान में बीजेपी के 66 मेंबर विधान परिषद में हैं। आज ये कहा जा रहा है कि विधान परिषद के लिए भी नामों का ऐलान संभव है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर जा रहे हैं। मुख्यमंत्री दोपहर के बाद गोरखपुर पहुंचेंगे और यहां 4 जून को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आ रहे हैं और आगमन की तैयारियों का जायजा खुद सीएम जाकर के लेंगे और गीता प्रेस पहुंचेंगे।
गोरखनाथ मंदिर जाएंगे, जहां रात्रि विश्राम का कार्यक्रम, और गोरखपुर में मुख्यमंत्री रामगढ़ताल क्षेत्र में राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय केंद्र कार्यालय का शिलान्यास भी करेंगे। बाबा गंभीरनाथ प्रेक्षागृह में लोगों को संबोधित भी करेंगे। कल यानी सोमवार सीएम हर बार की तरह परेशान लोगों की समस्याएं सुनेंगे, जनता दरबार लगाएंगे। इसके बाद वो संत कबीर नगर के मगहर का निरीक्षण करेंगे। यहां भी राष्ट्रपति आने वाले हैं और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करने वाले हैं। तो देखिए, बहुत सारे कार्यक्रम हैं, सारी योजना तैयार है। 2 दिन का दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। अब आगे बढ़ते हैं। सहारनपुर के देवबंद में जमीयत उलेमाए हिंद का सम्मेलन आज भी जारी रहेगा। आज सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक ये सम्मेलन चलेगा और उसके बाद बैठक खत्म हो जाएगी। आज भी कई अहम मुद्दों पर जमीयत की बैठक में चर्चा होगी और इससे पहले कल हुई मीटिंग में मुसलमानों को लेकर 3 प्रस्ताव पारित किए गए, जिसमें इस्लामोफोबिया से लेकर विधि आयोग की 267वीं रिपोर्ट की सिफारिशों पर एक्शन लिया गया। जो 3 प्रस्ताव पास हुए हैं उनमें साल 2017 में प्रकाशित लॉ कमीशन की 267वीं रिपोर्ट में सिफारिश की गई है कि हिंसा पर उकसाने वालों को सजा दिलाने के लिए अलग कानून बनाया जाए। इस पर तुरंत कदम उठाया जाए। इसके अलावा सभी धर्मों के बीच आपसी सद्भाव का संदेश देने के लिए संयुक्त राष्ट्र की ओर से इस्लामोफोबिया की रोकथाम का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 14 मार्च को मनाने के प्रस्ताव पर भी मुहर लगी है। और वहीं भारतीय मुसलमानों के लिए न्याय और अधिकारिता पहल नाम से एक स्थायी विभाग बनाया गया है, जिसका मकसद नाइंसाफी को रोकने की रणनीति विकसित करना है। इसके साथ ही आपको बताएं कि जमीयत उलेमाए हिंद के कार्यक्रम में 25 राज्यों से लोग आए हैं। इसमें करीब 1500 जमीयत के मेंबर्स हैं। कुल मौजूदगी 2000 से ज्यादा बताई जा रही है। तो देवबंद, सहारनपुर के देवबंद में तस्वीरें जो आ रही हैं देखिए, और जो अहम चीजें हैं, विधि आयोग की 266वीं रिपोर्ट, 2017 सिफारिशों पर कदम उठाना है। तो देखिए, जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी सम्मेलन में भावुक हो उठे। उनका कहना यह है कि बेइज्जत होकर खामोश हो जाना कोई मुसलमानों से सीखे। इस बात पर उन्होंने कहा कि हमारे देश में हमें ही अजनबी बना दिया गया है। महमूद असद मदनी ने अखंड भारत पर बात करते हुए निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो अखंड भारत की बात करते हैं। मुसलमानों के लिए आज राह चलना मुश्किल हो गया है। ये सब्र का इम्तिहान। मौलाना महमूद मदनी इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। सर आज आप भावुक हो गए थे स्टेज पे, काफ़ी सारी बातें आपने कही। क्या स्थिति ऐसी बन गई है कि आज आपको इस तरीके से बात? देखिए, पोजीशन ऐसी है कि नफरत का बाजार गर्म हो गया है और लोग एक कौम को, जो इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उसको कटघरे में खड़ा करके, जलील करके, बेइज्जत करके, रुस्वा करके एक खास नैरेटिव बयान चलाया जा रहा है। ऐसी पोजीशन में हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है कि हम ये बात कहें कि भाई देश को बचाना है और देश को बचाने के लिए हम सब लोगों को मिल करके काम करना होगा। ये पूरी नाराज़गी सरकार को लेकर झलक रही थी, तो क्या ये नाराज़गी जो मौजूदा मुद्दे, शिकायत है, शिकवा है, और शिकवा भी अपनों से ही होता है। वो शिकवा है कि हमारी सरकार है, हमारी गवर्नमेंट है और हम हिंदुस्तानियों को, भारतवासियों को बांटा जा रहा है मजहब और धर्म के नाम पर। बाकी मुद्दों पर आपका क्या कहना है? जिस तरह ज्ञानव्यापी मस्जिद का मुद्दा है, बाकी मुद्दे जिस तरीके से चल रहे हैं, यही वो अभी तो वो आ जाएगा हमारी रेजोल्यूशन में, उसके बाद ही कह सकेंगे कि हम अकेले नहीं है ना, पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, वो फैसला करेगी। एक तरफ जहां मौलाना मदनी की आंसू और अंगारे नजर आए, तो उनकी कई बातें सत्ता पक्ष के लोगों को चुभ गई, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूपी हज कमेटी के चेयरमैन मोहसिन रजा ने जमीयत के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पर तंज कसा और कहा कि पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का रोना जो यूएन में रोया था उन्होंने, उसको आगे बढ़ाने का काम उनके इशारे पर हिंदुस्तान में कर रहे हैं। इस बैठक में यह साफ निकल कर आ गया, इसके प्रमाण मौजूद हैं। तो इसलिए आप पाकिस्तान के हथियार से हिंदुस्तान पर वार करेंगे और घड़ियाली आंसू भी बहाएंगे। इन आंसुओं पर कोई आपके नरम होने वाला नहीं है और ना कोई मरहम लगाने वाला है। इस वक्त बड़ी खबर मिल रही है। गोरखपुर की स्पाइस जेट की फ्लाइट का बड़ा हादसा टला है। देखिए, मुंबई में 37,000 फीट की ऊंचाई पर विंडशील्ड के क्रैक होने की खबर है और उड़ान के दौरान ही हवाई जहाज का विंडशील्ड क्रैक हो गया है और इस दरमियान
राहत की बात यह है कि बड़ा हादसा टल गया है और बड़ी मुश्किल से एयरक्राफ्ट को मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया। 37,000 की फीट ऊंचाई पर एक पार्ट के क्रैक होने के बाद बड़ी मुश्किल से मुंबई एयरपोर्ट पर इस एयरक्राफ्ट को लैंड कराया गया है। गोरखपुर से चली थी स्पाइस जेट की फ्लाइट। इस एयरक्राफ्ट को एक पार्ट के क्रैक होने के बावजूद मुश्किल से लैंड कराया गया है और बड़ा हादसा टला है क्योंकि 37,000 की फील्ड ऊंचाई पर ही विंडशील्ड क्रैक हो गया और इसके बाद मुंबई पर लैंड कराया, मुंबई एयरपोर्ट पर इसे लैंड कराया गया। बड़ा हादसा होते होते टल गया। तो गोरखपुर की ये फ्लाइट स्पाइस जेट की मुंबई के लिए उड़ान भरती है और 37,000 की फीट की ऊंचाई पर विंडशील्ड के क्रैक होने के बाद मुश्किल से इसे लैंड कराया गया मुंबई एयरपोर्ट पर। स्पाइस जेट की ये फ्लाइट, इस एयरक्राफ्ट का एक पार्ट क्रैक होता है 37,000 फीट की ऊंचाई पर, सोचे। लेकिन गनीमत की बात यह है कि मुंबई एयरपोर्ट पर इसे लैंड कराया गया। देखिए, सहारनपुर से खबर है। सहारनपुर में उस वक्त दो पक्षों में विवाद हो गया जब लड़का भगाने के मामले में दो पक्ष के लोग आपस में भिड़ गए। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है, जहां आरोप है कि एक पक्ष की लड़की को किसी दूसरे समुदाय की लड़के के साथ लड़का भगा ले गया, जिसके बाद वहां हंगामा हो गया। लड़की भगाने के बाद, माफ कीजिएगा, एक पूरा विवाद यहाँ पर हुआ। देखिए किस तरीके से दोनों ही पक्षों के लोग आपस में भिड़ रहे हैं। लड़की भगाने का आरोप है लड़के पर दूसरे समुदाय के, और उसके बाद ये मामला यहाँ पर इस तरीके से गरमाया। आप देखिए, लोग घरों से बाहर निकले, काफी देर तक हो हल्ला यहाँ पर होता रहा। काशीराम कॉलोनी का बताया जा रहा है, सदर क्षेत्र के काशीराम कॉलोनी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं।